हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट कॉमर्स की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हम इसको चैप्टर नंबर 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। सिलेबस के अंदर यूनिट 2 है एंड सेम इज़ फॉर एचपीएससी कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली अ टॉपिक ऑफ क्लास 11th की अगर आपने बुक पढ़ी हो, डीके गोयल या फिर टीएस गरेवाल या कोई और भी पढ़ी हो, ज़्यादातर सबने डीके गोयल ही पढ़ी होती है। तो 11th क्लास का ये टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, जिसको हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। तो यही अगर आप चाहें तो क्लास 11th के बेसिक्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं, बट अगर आपके पास वो नहीं भी बुक है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। एंड इसके अंदर मैंने सभी प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को इंक्लूड किया है। आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं तो आप ज़रूर वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले बात कि हमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जो कन्वेंशंस हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो पोस्टुलेट्स हैं, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी। इनकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए मैं लिख दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कैश आता है और मुझे राम जो है वो कैश देता है। अब रूल ये कहता है कि हमें एंट्री करनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब मैंने तो ये फॉलो कर लिया, लेकिन आपका ये मन नहीं है फॉलो करने का। आपने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, आई विल राइट राम टू कैश। अब आप ये लिख रहे हैं, मैं ये लिख रही हूँ, किसका सही है? तो सही उसी का माना जाएगा जिसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यही बताते हैं कि सबके काम करने में एक स्टैंडर्डाइजेशन अचीव हो सके, एक यूनिफॉर्मिटी अचीव हो सके। हर एक का जो बिज़नेस है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सभी एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही कन्वेंशन को यूज़ करें। सो सिमिलरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो गैप को फिल करते हैं एंड हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो बहुत सारा उनके पास फॉर्मेट हो सकते हैं, बहुत सारे डाटा हो सकता है, बहुत सारा तरीके हो सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब हम ये एम अचीव ही नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे कंपेयर करेंगे दो बिजनेस के बीच में, या कैसे हम उनके स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो फाइनेंशियल डाटा जो होगा वो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आते हैं, जो बताते हैं मैनेजमेंट को कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है एंड उसके बेसिस पे आपको रिलायबल डिसीजंस लेने हैं। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? आप सभी को अकाउंटिंग साइकिल याद होगी, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन से, फिर हम जर्नल बनाते हैं, देन वी पोस्ट इट इनटू लेजर, देन वी मेक ट्रायल बैलेंस एंड देन वी मेक P&L एंड बैलेंस शीट। इसी साइकिल को ही हम एक तरीके से अकाउंटिंग बोलते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करेंगे एंड फाइनली डाटा इंटीमेट करेंगे इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हर बिज़नेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे किसी का बिज़नेस छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अगर आप तरीके से लिखेंगे तो आप अकाउंटिंग अपने घर के हिसाब में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग इज़ हिसाब किताब। तो कोई भी अगर आज के टाइम में बिज़नेस कर रहा है एंड बिजनेस और अकाउंटिंग उसको साथ साथ करना चाहिए, दे कैन नॉट फंक्शन विदाउट ईच अदर। आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है ताकि आप अपनी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सकें। कैसे पता लगाएंगे? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे बनाओगे? जब आप पहले जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तब जाके आप ये बना पाओगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत किसको है, किसके लिए बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, इंटरनल यूज़र्स के लिए भी एंड एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी। इंटरनल यूज़र्स मैनेजमेंट हो गया, ऑनर हो गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, एक्सटर्नल में इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, बैंक्स हो गई, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो वो डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देन व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? तो प्रिंसिपल्स ये है कि अब आप जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। दीज आर द गाइडलाइंस कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना है एंड प्रिपेयर करना है। इन्हीं को हम कहते हैं गैप, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड ये RPSC के एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपने भी अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इस तरीके से की, मैंने भी इस तरीके से की, आपने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, मैंने भी बनाए, देन वी कैन कंपेयर इट। सो जो सुपरवाइजर्स या जो अथॉरिटीज़ हैं हर एक कंट्री के, वो अलग अलग अपने गैप के सामने यूके गैप लिख दिया, यूएसए गैप लिख दिया, इंडिया वालों ने इंड एएस लिख दिए, देन आईएफआरएस हो गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो गए, बट सेंट्रल लेवल पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं दैट वुड बी सेम। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों एक्सेप्ट करें हम? एक्सेप्ट तभी करेंगे व्हेन दे आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में देखो क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शंस हैं A B C D। अब अगर D आंसर है तो D ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सब्जेक्टिव क्या होता है? मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। अब किसका सही माने किसका गलत माने? जैसे होता है ना, काफ़ी बच्चे आर्ग्यूमेंट्स करने आते हैं टीचर से कि मैम मैंने तो सही लिखा है, जैसा बुक के अंदर लिखा था मैंने ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपने शब्दों में सही लिखा है, लेकिन वो पढ़ने पे अच्छा नहीं लग रहा होता। सो वो होता है सब्जेक्टिविटी। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे एक है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं इनकर करनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड देन सिंपली यू कैन अप्लाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कुछ हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। सबको बैलेंस शीट याद होगी। बैलेंस शीट के अंदर अपना एक साइड होता है लायबिलिटीज़, एक साइड होता है एसेट्स। एसेट्स में आपने पढ़ा होगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सब किस कॉस्ट पे लिखे रहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। मान लो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख का ख़रीदा तो 50 लाख का लिखा होगा, आज चाहे उसकी वैल्यू 4 करोड़ की हो या 5 करोड़ की हो, लेकिन अगर 50 लाख वॉज द कॉस्ट एट विच आई परचेज दैट लैंड एंड बिल्डिंग, इट मीन्स आई हैव टू राइट 50 लाख। सो यही होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कंपनी को एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है एंड एसेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है बैलेंस शीट पे एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट विदाउट एडजस्टिंग दैम फॉर द चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू। आज उसकी वैल्यू कितनी भी हो, बट यू हैव टू राइट इट एट द कॉस्ट एट विच यू परचेज्ड इट। व्हाट इज़ रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल? रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब है कि मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मैंने 50 चेयर सेल हो जाएंगी मेरी और मेरे पास कुछ प्राइस आएगा, और एक तरफ हो जाती हैं और मतलब मुझे रिसीव भी हो जाते हैं अमाउंट। सो यही ये प्रिंसिपल बताता है कि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उन्हें अपनी इनकम और रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है व्हेन इट इज़ अर्नड इंस्टेड ऑफ व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। मीन्स दिस इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप कैश आने का या कैश जाने का वेट मत करिए। अगर काम हो चुका है देन यू शुड राइट इट। तभी आपको आपके जो बिज़नेस है, आपकी जो फाइनेंशियल डाटा है, उसका आपको करेक्ट ये प्रिसाइज प्रेजेंटेशन मिल पाएगा। देन व्हाट इज़ मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी सेशन चल रहा है 2024 टू 2025। तो मैं आज अगर मेरे कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो मैं उसे आज ही लिखूंगी। अगर आज मेरी कोई इनकम हुई है तो मैं उसे आज ही लिखूंगी। और अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है तो फिर लॉस आ जाएगा। तो इसी साल ये काम होगा, इसी साल एक्सपेंसेस और इनकम को मैच किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। मीन्स सभी एक्सपेंसेस को मैच किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा पर्टिकुलर रिवेन्यू से उसी टाइम में व्हेन दे आर एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ व्हाट when they are spent। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपको उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट रिसीव हो गया हो, बट स्टिल यू हैव टू राइट दैट ऑन द एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि कैश में काम हो रहा है। एक्रूअल मीन्स हो रहा है ना, कैश पे किया गया हो या कैश रिसीव ना हुआ हो, स्टिल यू हैव टू राइट इट। सो दैट इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज़ डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है कि कंपनी से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वो लिखनी चाहिए, जिससे भी डिसीजन अफेक्ट हो सके। कोई अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है एंड आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी और उस इन्फॉर्मेशन ना लिखने की वजह से उसके डिसीजन जो है वो चेंज हो गया, इट मीन्स यू आर रॉन्ग। तो आपको जो भी डिसीजंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी चाहिए। यू शुड डिस्क्लोज दैट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स या इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
एंड इसकी वजह से ये भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि डिस्क्लोजर में एक अपने पास प्रिंसिपल होता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिज्म कि हमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ें शो करनी चाहिए, और डिस्क्लोजर कहता है कि आपको सारी चीज़ें शो करनी चाहिए। तो जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है यू मस्ट गिव दैट। व्हाट इज़ कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल? कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए, दिस प्रिंसिपल बाइंड्स द एसेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड टाइम टू रिकॉर्ड। ऑब्वियसली अगर आप कोई अकाउंट बनाएंगे तो यू विल डू सम रिसर्च, यू विल गिव सम टाइम, फिर चाहे जो आपकी कॉस्ट है वो बेनिफिट से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए। तो अगर मान लीजिए आप कोई इनसिग्निफिकेंट, इफ़ रिकॉर्डिंग एन इनसिग्निफिकेंट इवेंट कॉज द कंपनी, मान लीजिए आप ये लिख रहे हैं कि किन्हीं दो की लड़ाई हो गई, ए और बी की लड़ाई हो गई कंपनी के अंदर, एंड यू आर जस्ट राइटिंग दैट, और उसके अंदर आप कॉस्ट इनकर करे जा रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। मीन्स हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसी कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए जिसका ऑर्गेनाइजेशन पर फ़र्क पड़े, जिससे हम कुछ बेनिफिट अराइव कर सकें। Then comes conservatism principle. So what is conservatism principle? Conservatism principle का मतलब क्या है? It is the principle which shows the general data of identifying expenses and liabilities as soon as possible. वो कहते हैं ना कि हम अपनी जो तैयारी करते हैं वो इस चीज़ की करते हैं कि आगे भविष्य में ये खर्चा होगा, आगे हमें इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके आपको कुछ पैसे कंजर्व करके रखने चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए अरे भविष्य में तो मेरे बच्चे पैसे कमाएंगे तो मैं क्यों कमाऊँ। नो, आपको अपने लॉसेस के बारे में, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ के आइडिया रखकर उनको आपको पैसे इकट्ठे करने चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। उसके लिए आपको प्रोविजंस एंड रिजर्व्स बनाने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल इज सेम कि कोई पार्शलिटी नहीं होगी चेकिंग के अंदर, है ना। तो सिंपल, इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस। एक आंसर है तो एक ही आंसर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती हैं, एंड नॉट टू इन्फ्लुएंस द एंड यूजर्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप जो भी अपना डाटा बनाएं, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, दैट शुड बी प्रॉपर। कंसिस्टेंसी, एक साल अगर मैं कोई एक रूल फॉलो कर रही हूँ तो अगले साल भी मुझे वही रूल फॉलो करना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशंस शुड बी फंक्शनल स्टेडली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, ताकि मैं कंपैरिजन तो कर सकूँ। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक यूनिट टेस्ट हुआ यूटी फर्स्ट, फिर हुआ यूटी टू। अब ये तो हमने ले लिया मान लो 30 मार्क्स का, ये मान लो मैंने ले लिया 35 मार्क्स का। अब मैं इसको इसके साथ तभी तो कंपेयर कर सकती हूँ, या तो दोनों सेम मार्क्स में करो, रेशो 30 को आप 35 के अकॉर्डिंग चेंज करो, लेकिन मैं 30 को 35 से कंपैरिजन नहीं कर सकती। सिमिलरली कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मीन्स अगर 30 का यहाँ हुआ था तो यहाँ भी आपको 30 का ही टेस्ट लेना चाहिए, एंड देन यू शुड कंपेयर इट। सो दीज वर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी यही हैं, लेकिन थोड़े से आपने पढ़े होंगे, गोइंग कंसर्न वगैरह वो सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये भी हमें बताते हैं, ये बेसिकली हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस की डीलिंग्स के साथ। तो दिस इज़ बेसिकली प्रोवाइड्स अस एन मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स सबने सुना होगा, राम अलग है और राम का बिजनेस अलग है। दिस इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस अलग है एंड प्रोपराइटर अलग है। प्रोपराइटर इज़ राम एंड बिजनेस इज़ राम कंपनी। अब राम अगर यहाँ कोई भी पैसे लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और राम अगर यहाँ से कोई भी पैसे निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। So this is business entity concept that owner, business and proprietor should be treated distinctly. वो दोनों अलग रहेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आपको सिर्फ वही बिजनेस डीलिंग्स रिकॉर्ड करनी है जो कि मनी में एक्सप्रेस की जा सकें, वो रिकॉर्ड नहीं करनी जो मनी में एक्सप्रेस ना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने स्ट्राइक की एंड उसकी वजह से लॉस हो गया, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन मॉनेटरी टर्म्स, सो यू विल नॉट राइट इट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सबने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 11th के अंदर। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर अकाउंट जो है, जैसे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सिमिलरली डेबिट शुड इक्वल्स टू क्रेडिट। आपका जितना डेबिट अमाउंट है वो ही क्रेडिट भी होना चाहिए।
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिज़नेस को हम ये एंटिसिपेट करके चलते हैं कि हमारा बिज़नेस अगले साल बंद नहीं हो जाएगा, बट इट इज़ एंटिसिपेटेड, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, ये सोच के चलते हैं कि नहीं हमारा बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा, हम एक्टिविटीज़ करेंगे, हम काम करेंगे. सो दैट इज़ बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. हम ये नहीं सोचते दिस प्रिडिक्ट्स दैट बिज़नेस विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रेस्ट वर्किंग एंड डिस्चार्ज, कि अगर कोई हम अपने बिज़नेस को बंद कर देंगे, हम ये नहीं सोचते, हम यही सोच के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा. व्हाट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स कि आप जो अपने फिक्स्ड एसेट्स उतारेंगे वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उतारिए. जिस साल आपने पहले स्टार्टिंग में वो खरीदे आपको उसी कॉस्ट पे उसको लिखना है. ठीक है. सो डेप्रिशिएशन फाइंड किया जा सकता है, बट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन दैट वैल्यू. अकाउंटिंग ईयर आपका मोस्टली 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे 1 मार्च टू 31 मार्च भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको अगेन परमिशन लेनी होती है. तो बिज़नेस का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जहाँ पे पूरी अकाउंटिंग साइकिल चलती है, एंड ये मंथली, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, ये सब हो सकता है. क्वार्टरली मतलब कि आपके 3 महीने का एक टाइम पीरियड. मैचिंग कॉन्सेप्ट की जो रिवेन्यू इस साल का है तो एक्सपेंसेस भी इसी साल के होने चाहिए, एंड तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे. रियलाइजेशन, प्रॉफिट आपको तभी लिखना चाहिए जब अर्न हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एडवांस या कोई फ़ी जो है वो पे की है तो आप उसको प्रॉफिट मत लिखिए जब तक आपको गुड्स और सर्विसेज नहीं मिल जाते. ठीक है. सो आपको एंटिसिपेशन वही करना है. चलिए अब हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस. सो व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस? कन्वेंशंस का मतलब एक तरीके से परंपरा. परंपरा मीन्स जैसे कि जो चीज़ आप फॉलो करते आ रहे हैं कि हाँ हमें सुबह इतने बजे उठना चाहिए, सुबह उठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए. सो दैट इज़ अकाउंटिंग. तो ऐसे अकाउंटिंग कन्वेंशन भी होते हैं कि कुछ ऐसे मेथड्स जो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, कॉमन मतलब हैं कि हाँ इस तरीके से होगा तो अकाउंटेंट को भी हेल्प होगी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी अच्छे से बना पाएगा. सो क्या क्या अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं? सबसे पहले है कंजर्वेटिज्म. अकाउंटिंग ये वो कन्वेंशन है अगेन जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है विद अ लोअर अमाउंट इज रिकॉर्डेड व्हेन द टू ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफरेंट अमाउंट आर प्रोवाइडेड. मीन्स आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते ओवर एस्टिमेटेड, लेकिन आप लॉसेज और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, उनके लिए आप प्रोविजंस बनाते हैं. वही मैं आपको कह रही हूँ कि आप भविष्य में खर्चों के लिए सोच कर चलते हैं, उसके लिए प्रोविजंस एंड रिजर्व्स बनाते हैं. भविष्य में आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, आप ये सोच के ऐसे बैठते नहीं हैं कि हाँ अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स यही कि आपको जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम यूज़ करने हैं फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. मटीरियलिटी, आपको सिर्फ वही चीज़ शो करनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हो. जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे इग्नोर किया जा सकता है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑब्वियसली यू शुड नॉट राइट इट. डिस्क्लोजर ये कहता है कि सभी चीज़ें आप लिखो, चाहे वो एडवांटेजियस हो या फिर डिसएडवांटेजियस हो. तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बट डिस्क्लोजर मीन्स आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, बट मटीरियलिटी मीन्स कि साथ में वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए तभी आपको लिखना है, बेकार की बातें आपको नहीं लिखनी. सो कंक्लूजन ये कहता है कि अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, एंड ये इसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने के पड़ते हैं जिसे हम गैप कहते हैं. और ये प्रिंसिपल्स क्या है? ये प्रिंसिपल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू ही हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं. तो इसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जो कि एक तरीके से अकाउंटेंट को हेल्प करते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईजीली बना सकें. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स सेकेंड यूनिट के लिए. तो यूजीसी नेट कॉमर्स का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहले यही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस. देन इट इज़ रिटन एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हम कल करेंगे या परसों वीडियो आएगी. दैन आप इसके साथ साथ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 1 जो है वो पूरी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए. एंड देखिए बार बार उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक बार ही आप अच्छे से देख लेंगे तो आप एक बार भी सुन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नहीं होते हैं तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, नेट पर भी सर्च कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच. एंड वीडियो को आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एंड आई वॉन्ट कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें, तो उसके लिए आप भी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.